Hello students. So today we have to discuss an important area that is your paper 1 in UGC NET examination. कई बार आपने देखा होगा means those who are appearing for the first time also paper 1 में कई सारे students को problem face करनी पड़ती है. Most of the students are very good in their paper 2 respectively. मास्टर्स क्या होता है उसमें दो साल इवन ग्रेजुएशन भी करते हैं कुछ ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स. So they have command in paper 2. But paper 1 which plays an important role in clearing your examination in order to get qualify for NET और JRF, यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं. कई बार क्या होता है दे आर नॉट गुड इन टेक्निकल एरियाज दैट इज आईसीटी, डीआई, रीजनिंग, मैथ्स. और कई बार जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें अप्रोचेस नहीं पता होती हैं बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ अ जनरल पेपर विच विल बी सिमिलर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है, जितने भी रहेंगे, कॉमर्स का भी होगा, कोई इवन कोई साइंस से होगा, जितने भी यूजीसी नेट के पेपर 2 सब्जेक्ट्स होते हैं पेपर 1 विल बी कॉमन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. क्लियर? सो कुछ हम चीजें यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रो देंगे पेपर 1 के बारे में और एक सेक्शन के बारे में हम डिटेल में बात भी करेंगे. द पेपर इज ऑल्सो नोन एज जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. मीन्स in order to check your teaching aptitude or teaching skills, this paper is particularly designed. ठीक है, इसलिए बनाया गया है. तभी तो इसमें सारे एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि हमने जो क्लास 10 तक चीजें पढ़ी थी उसमें से भी क्वेश्चन आएगा. मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा कि इनमें कौन कौन से एरियाज हैं जहां से सवाल आता है. ठीक है, वो भी हम देखेंगे अभी. सो दिस पेपर इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल पेपर, दैट इज योर पेपर 1. सो दिस इज द लिस्ट. ये पूरी लिस्ट है. दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आपके आते हैं. ठीक है, अगर मैं इसको सेक्शनल बाइफरकेट करते हैं हम लोग तो कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज योर टीचिंग एप्टीट्यूड. 5 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आपको मिलेंगे. ठीक है, टीचिंग है, हायर एजुकेशन है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन दैट इज डीआई इज देयर, देन कम्युनिकेशन थ्योरी इज देयर, देन ये हमने पढ़ी लिया, ईवीएस के बारे में बताया अभी आपको, आईसीटी वी हैव डिस्कस्ड, देन हायर एजुकेशन. क्लियर? So there will be 10 units. Each unit consists of 5 questions. So there will be 50 questions carrying 2 marks each. So there will be a weightage of 100 marks. Clear? और पेपर 2 आपका जो रहेगा वो 200 नंबर का 200 मार्क्स का होता है. तो यू हैव टू क्वालिफाई इन बोथ. ठीक है, जो कट ऑफ जाता है वो दोनों पेपर्स को मिला करके जाएगा. क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. सो आज मैं जो डिस्कस करूंगा, आई विल डिस्कस अबाउट द हायर एजुकेशन. किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द अप्रोचेस व्हिच वी आर गोइंग टू फॉलो व्हाइल वी आर डिलीवरिंग द क्लासेस. कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें कवर करनी होती हैं और कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे हमें फोकस करना होता है. अभी आपने देखा 5 सवाल एक सेक्शन से आने हैं, पर हर एक सेक्शन को अगर हम ये सोचेंगे 5 इसमें से आएंगे, 5 इसमें से आएंगे, चलो ये भी छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं, सब मिला करके वो 50 हो जाएंगे. ठीक है, ये नहीं करना है. हमें हर एक एरिया को इंपॉर्टेंस कंसीडर करना है. हर एक एरिया की अपनी इंपॉर्टेंस है. ये नहीं कि हायर एजुकेशन ठीक नहीं है इसको मैं छोड़ देता हूँ, या फिर मैथ्स मेरा बहुत खराब है तो इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगी. ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की जनरल कंप्लेन रहती है जो हमने देखा है. तो उसको हम ऐसा कंसीडर करेंगे, चलो ठीक है 5 नहीं मगर एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन तो हर एक सेक्शन से ठीक होंगे हमारे. ठीक है, तभी हमारा एग्जाम क्लियर होगा. और ये बहुत अच्छा तरीका भी है. अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना है विद गुड मार्क्स एंड इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर जेआरएफ, you should or you must be good in paper 1 also, है ना. paper 2 और paper 1 you have to balance both. so क्या है हायर एजुकेशन में देखते हैं. so this is the unit and the syllabus as prescribed for by the UGC is कौन कौन से हैं इसमें. institution of higher education in ancient India. ancient India में हमारा पास्ट में किस तरीके से हायर एजुकेशन का सिस्टम था इंडिया में बिफोर द अराइवल ऑफ मिडिवल टाइम एंड बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस ऑल्सो. क्योंकि ज्यादातर हमारा जो स्ट्रक्चर है आज मॉडर्न इंडिया का वो ब्रिटिशर्स के लेगेसी ही मान लीजिए. ठीक है, ब्रिटिशर्स का ही मॉडल है जो कि लंदन में यूके में बेस्ड था और वो ही हम आज इंडिया में फॉलो कर रहे हैं. नॉट इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट इन अदर एस्पेक्ट्स आल्सो. एडमिनिस्ट्रेशन में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं विच वी आर फॉलोइंग. तो ये यूनिट इसीलिए डाली गई है सो दैट वी हैव टू डिस्कस कि एंशिएंट टाइम में कैसा था. इंडिया में अगर आप एंशिएंट टाइम की बात करते हैं, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन डायनेस्टी और बिफोर और आफ्टर दैट, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, देयर वर मेनी यूनिवर्सिटी फ्लरिश्ड. चाइना से और डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते थे इन ऑर्डर टू स्टडी बुद्धिज्म एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. कई सारी बुक्स हैं, कई सारी थ्योरीज हैं, कई सारी फिलोसफीज हैं जो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई हैं और फिर बाद में दूसरी कंट्रीज में गई हैं. क्लियर? सो वी हैव टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर एरिया. यहाँ हमें ये डिस्कस करना होता है.
Next important topic is related to your evolution. How the higher education system evolve, किस तरीके से evolve हुआ है ancient से then medieval then modern. ठीक है, in this area we have to focus majorly on the modern area. Modern India में क्या changes किए गए हैं और उसका reflection आज की society में कैसे दिखता है, आज के education system में, polity में कैसे दिखता है, administration में. Clear? So इसमें यहाँ हमें discuss करना होता है. Third is related to your programs, learning programs, which the government of India, state governments, various agencies which are working in the field of education, are working. किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें डिस्कस करना होता है थर्ड और फोर्थ में. And the third or the last one is that is policies, governance and administration. In this unit we have find जो क्वेश्चन आप देखोगे कैसे आते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, कोई प्रोग्राम है, बहुत सारी ऐसे कंडीशंस हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमें समझना होता है. देन वी हैव टू अप्लाई इन द क्वेश्चंस. हर एक में यही बोलता हूं कि अगर 5 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं हर एक एरिया में, तो उसमें से 2 क्वेश्चन होंगे जो फैक्चुअल होंगे और 3 क्वेश्चंस विल बी कॉन्सेप्चुअल. ठीक है, तो 5 ऐसे बना के बनते हैं. वो डिपेंड करता है, ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, पर जनरली अगर जो हम देखें तो वैसा ही रहता है कि अगर 2 होंगे या फिर 3 फैक्चुअल होंगे, 2 कॉन्सेप्चुअल होंगे. तो दोनों तरीके क्वेश्चन वी हैव टू सी कि कैसे आते हैं. गवर्नेंस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की आगे की अप्रोचेस क्या है, किस तरीके से गवर्नमेंट बनाएगी एजुकेशन सिस्टम को आगे, या अभी करंट किस तरीके से काम चल रहा है. क्लियर? सो ये तो हो गया सिलेबस विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन, जो दिया गया है. अब हमें देखना है कि हम कैसे आपको क्लासेस में कराएंगे. ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू बेसिकली इन द क्लासरूम. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमें ये देखना है कि हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करेगा. तो सिलेबस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे. क्लियर? ब्रॉडली वो जो यूनिट्स हैं उसके अलावा जब हमें पढ़ना होगा, सो वी हैव टू डिवाइड द एंटायर सिलेबस इनटू 3 पार्ट्स. देखो ऐसा नहीं है क्वेश्चन बहुत आने हैं, मैंने अभी आपको दिखाया कि 5 ही क्वेश्चन आने हैं, 5 सवाल, मगर जहां पर कम क्वेश्चंस आते हैं वहां पर थोड़ा समझना और मुश्किल हो जाता है. अगर मेरे पास 100 क्वेश्चंस का लेवरेज होगा तो मुझे एरियाज भी पता होंगे ना, मैं कहां से क्वेश्चन बनाऊंगा. अब 5 क्वेश्चन बनाने हैं तो आई हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि कहां से मैं उठाऊं, कौन से एरियाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर स्टूडेंट को शायद ना पता हो उसके बारे में. क्लियर? सो अगर हमें उस तरीके से पढ़ना होता है, वी हैव टू एनालाइज द एंटायर सिलेबस कि भाई ये एरिया है और यहां से अगर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें ये भी देखना है कि कोई भी एरिया मिस आउट ना. क्लियर? सो ऑल द थिंग्स वी हैव टू सी. सो 3 एरियाज में हमें पढ़ना है. फर्स्ट इज योर हिस्टोरिकल, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था. हिस्टोरिकल में देखिए दोनों आ जाएंगे ना, आपका एंशिएंट भी आ जाएगा देन मॉडर्न भी आ जाएगा. हिस्टोरिकल में दोनों आ जाएंगे. एंशिएंट टाइम में एजुकेशन सिस्टम कैसा था और मॉडर्न टाइम में कैसा है, यानी ब्रिटिश टाइम में. मॉडर्न मींस यहाँ पर ब्रिटिशर्स की टाइम की बात हो रही है. ठीक है, तो दोनों कवर हो जाएंगे. इसके बाद आपका दूसरा रहेगा ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल मींस अभी करंट एजुकेशन सिस्टम हमारा हायर एजुकेशन का काम कैसे कर रहा है. ठीक है, हायर एजुकेशन मतलब आफ्टर 12 जितना भी एजुकेशन होता है आपका, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी, वो सब हायर एजुकेशन में काउंट होता है. तो कैसे कर रहा है, इंडिया का क्या स्टेटस है, क्या इंडिया के अलावा और कंट्रीज हैं विच आर परफॉर्मिंग वेल. ठीक है, सो ऑल द थिंग्स वी हैव टू सी इन दिस पर्टिकुलर एरिया. देन द थर्ड विल बी योर फ्यूचर, दैट इज गवर्नमेंट स्कीम्स. गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे काम कर रहेंगी, आगे गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, दीज थिंग्स वी हैव टू डिस्कस. क्लियर? मैं कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा रिलेटेड टू योर प्रीवियस ईयर और थोड़ा अप्रोचेस भी बताऊंगा इन ब्रीफ कि व्हाट आर द थिंग्स एंड हाउ वी हैव टू कवर. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट द फर्दर डिवीजन. अब आप पीछे अगर आप देख रहे होगे तो मैंने ब्रॉडली बताया. अब डिवीजन का मतलब ये है, जैसे ट्रेडिशनल हम पढ़ेंगे, जैसे अगर एक हिस्टोरिकल की बात ना करके जो मैंने आपको ट्रेडिशनल एरिया दिखाया था, अगर मैं उसकी सिर्फ बात कर रहा हूं तो ट्रेडिशनल में किस तरीके से डिवाइड करते हैं हम चीजों को. फॉर एन एग्जाम्पल, इसको और बेहतर समझने के लिए आप ये समझिए कि 3 तरीके की वर्किंग होती है गवर्नमेंट की. एक पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी डिपार्टमेंट में, कहीं पर भी देख लीजिए आप, इसी तरीके से काम होता है. एक पॉलिसी मेकिंग होती है जो अपेक्स बॉडी बनाएगी. ठीक है, दूसरी होती है आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कि पॉलिसी बन गई है अब उसको इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है. ठीक है, वो दूसरी एजेंसी हो गई, दूसरी बॉडी हो गई. और थर्ड विल बी योर क्रेडिट रेटिंग, दैट इज एक्रेडिटेशन बॉडीज जो हायर एजुकेशन में है, NAAC जिसे NAAC भी बोलते हैं. आप लोग सब ने कॉलेज वगैरह में देखा होगा, आपने लिखा होगा सर्टिफाइड योर क्रेडिट प्रोवाइड बाय NAAC. ठीक है, जरूर देखा होगा आपने. सो वो क्या है, किस तरीके से काम करता है, व्हाट आर इट्स फंक्शनिंग, इस टाइप के क्वेश्चन यू विल फाइंड इन द ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मिलेंगे, फैक्चुअल भी मिलेंगे, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में.
सो ये ट्रेडिशनल मैं आपको एक आउटलुक बता रहा हूँ कि हमें कौन कौन से एरियाज को कवर करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, पॉलिसी मेकिंग की अगर हम बात करते हैं तो विच इज द अपेक्स बॉडी ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया? इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पहले इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी था। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है दैट इज एनईपी इन 2020, द नेम हैज बीन चेंज्ड। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो इट इज द अपेक्स बॉडी, सबसे ऊपर की बॉडी है जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो बनाएगी, वो फॉर्मुलेट करेगी। ठीक है, देन विल कम योर इम्प्लीमेंटेशन एरिया। इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी बन गई, अब पॉलिसी को लागू करना है, उसके लिए कौन सी एजेंसी है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, जो आपके एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, इवन एनटीए को दे दिया गया अब तो ऑनलाइन एजेंसी है जो कि ऑनलाइन कंडक्ट करा रही है बहुत सारे एग्जाम। मगर बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि आपके रिकॉग्निशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, इवन आपका फेलोशिप ग्रांट जो होता है वो सब यूजीसी ही करता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वही करता है। नेक्स्ट, इसके अलावा एनएसी का मतलब ये हुआ कि ग्रेडिंग सिस्टम, कि कोई हायर एजुकेशन सिस्टम किस इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी क्या रैंकिंग है, उसका क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग उसको रैंक्स दिए जाते हैं, ग्रेड दिए जाते हैं। ग्रेड मतलब वैसे ही जैसे आप समझ रहे कि ए प्लस प्लस बी, ठीक है, सी ग्रेड्स होते हैं, वही ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। क्लियर? सो ये मैंने जो आपको हेडिंग्स बताई हैं इनको ही डिटेल में और देखना है कि कोई भी एरिया जैसे यूजीसी है तो उसके बारे में पूरा पढ़ लो, वेदर इट इज इन स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है तो कब बनी थी, स्टैट्यूटरी कब बनी, उससे पहले क्या स्टेटस था, सबसे पहले कब बनी थी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी जिनके लिए बनाया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ब्रिटिश टाइम में, कौन सा मॉडल था जिसपे बेस थी, किस कंट्री से इसको बोरो किया गया था। सो ऑल द थिंग्स वी हैव टू डिस्कस। क्लियर? नेक्स्ट, अब एक एक करके मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है और आपके कौन कौन से यूनिट्स हैं जिनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो पहला है जो भी हमने देखी थी फर्स्ट हेडिंग, इट इज रिलेटेड टू योर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। मैंने आपको अभी भी बताया था, यहाँ पर हमें थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज वगैरह के बारे में या फिर एंशिएंट वेदास में, क्योंकि वेदास इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज है ना, सोर्स ऑफ एंशिएंट नॉलेज। तो उस टाइम में वैदिक ट्रेडिशन में या फिर वैदिक रिलीजन में या वैदिक टाइम में कैसे बताया गया है एजुकेशन सिस्टम को, तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। कौन कौन सी सेरेमनीज होती थी, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते थे जहां से एजुकेशन सिस्टम इवोल्व हुआ है। तो ये है, इसमें एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपका प्रीवियस ईयर है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द एज ऑफ द फोर वेदास, दैट इज इन वैदिक एज, स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू द वैदिक स्कूल्स आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग सेरेमनी। ठीक है, यहाँ पर सेरेमनीज के नाम दे रखे हैं। फर्स्ट इज योर उपनयन, देन सेकंड इज योर उत्सर्जना, थर्ड इज योर सतपथा एंड फोर्थ विल बी योर धनुर्विद्या। तो आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सी सेरेमनी थी एंशिएंट टाइम में, वैदिक टाइम में, जिससे एक स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर जो चाइल्ड है वो स्टूडेंट बनेगा, है ना, स्टूडेंट फेज उसका स्टार्ट होगा। क्लियर? सो अब यहां से क्वेश्चन आया है तो अगली बार हो सकता है किसी और से पूछ ले, ये पूछ लेगा कि कितने टाइप की सेरेमनीज होती थी जो एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती थी। ठीक है, कितने टाइप की सेरेमनीज है जिसका डिस्क्रिप्शन मिला है हमें वैदिक एज में। सो ऑल द थिंग्स वी हैव टू स्टडी, है ना। सो एक बार आंसर दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रॉड क्या है। सो देयर आर 9 एजुकेशनल रिचुअल्स इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, अगली बार क्वेश्चन ही पूछ लेगा कितने हैं टोटल, है ना। सो देयर आर 9 एजुकेशनल रिचुअल्स, कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखा गया सारा। मगर हमसे ये पूछा गया था कि कौन सा है जिससे कि स्टूडेंट का एजुकेशन फेज स्टार्ट होता है। ठीक है, पर्टिकुलर एज होगी, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम होगा जहां से एक चाइल्ड जो है वो अपने एजुकेशन फील्ड के लिए आगे जाएगा। वही यूनिट, वही हमसे ट्रेडिशन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो योर आंसर विल बी उपनयन। ठीक है, जिसको थर्ड सेरेमनी भी बोलते हैं। क्या होता है? इट इज फॉर्मल और रेगुलर एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड स्टार्टेड विद दिस सेरेमनी। जो फॉर्मल एजुकेशन होता है किसी भी चाइल्ड का, वो इस सेरेमनी से स्टार्ट होता है। क्लियर? मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंशिएंट इंडिया स्टार्ट होता था। इसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन। दूसरा क्या था? इट वाज द दूसरा पॉइंट है, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द वैदिक स्टडी ऑफ द चाइल्ड अंडर द केयर ऑफ अ गुरु and it such has immense educational significance. Even the age was also described or prescribed. मिनिमम एज क्या रहेगी, मैक्सिमम एज क्या रहेगी, वो भी बताया गया। क्लियर? सो क्लास में जब मैं डिटेल में बताता हूँ तो सारी चीजें बताता हूँ कि भाई देखो ये भी है। कई चीजें देखो याद करने के लिए है, बस दिमाग में रहती हैं, सो दैट कभी भी एग्जाम में आएगा वी कैन रिलेट। अच्छा ये वर्ड चुका, ठीक है, तो ये चीज का
ध्यान रखना होता है, ईच एंड एवरीथिंग वी डू नॉट हैव टू मार्क अप। नेक्स्ट, सेकंड इज योर हाउ द हायर एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व। अभी हमने देखा, ठीक है, इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या चेंजेस आए हैं वो हमें देखना है, हमें डिस्कस करना है ना। जैसे कि हंटर कमीशन क्या था, हंटर कमेटी क्या थी, सैडलर कमीशन क्यों बना था, कोठारी कमीशन क्यों बना था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का बाद में क्या कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए इंडिपेंडेंस के बाद, वो देखना है। इवन ब्रिटिश टाइम में बहुत सारे कमीशन बने थे, जैसे वुड्स डिस्पैच क्या था, ठीक, क्वेश्चन आए हैं कई बार, आप देखोगे प्रीवियस ईयर में वुड डिस्पैच से क्वेश्चन आया है, सैडलर कमीशन से आया, सार्जेंट प्लान से क्वेश्चन आया है, देन आपका मैकेले माइन्यूट से आया है, या फिर ये पूछ लेगा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बार एजुकेशन सिस्टम में जो फंडिंग की बात की गई थी वो कौन से प्रोविजन से की गई थी। एक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना, चार्टर एक्ट इज देयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज देयर, इंडियन काउंसिल एक्ट इज देयर। तो कौन से एक्ट से सबसे पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फिर क्राउन ने हमें सबसे पहली बार एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया था, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्पेसिफिक अटेंशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ओनली। क्लियर? सो इस टाइप के क्वेश्चन यू मे फाइंड। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, ये पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर। अगर आपको पता होगा कि इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड में थर्ड प्लेस पे आता है, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया से ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अगर वो थर्ड पे है तो फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है। क्लियर? सो फर्स्ट पे आपका यूएस है, सेकंड पे चाइना है। हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन सिस्टम मतलब जो हायर एजुकेशन में इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्री, रिस्पेक्टिव कंट्रीज, इंडिया का कौन सा रैंक है उसमें, ठीक है। तो मैंने बोला इंडिया का थर्ड है। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में वी हैव टू एलिमिनेट इंडिया हैज द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर, ठीक है। तो हमने देखा यूएस है, तो यूएस तो होगा, ट्रू। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वी हैव टू एलिमिनेट ऑस्ट्रेलिया। चाइना इज देयर, यूके नहीं है, वी हैव टू एलिमिनेट यूके आल्सो, यूके थर्ड है। इसके बाद जो आएंगे वो रैंकिंग होगी, यूके की जो भी हो वी डू नॉट हैव टू कंसीडर, हमें नहीं पता, ठीक है, हमें बस फर्स्ट सेकंड थर्ड पता है। तो हमें वही क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हमें क्या एलिमिनेट करना है, ऑस्ट्रेलिया, यानी बी ऑप्शन जो है उसको हटा देना है, ये भी हटा देना है। देन आपका इसमें डी आ गया है ना, यूके भी नहीं है आंसर, सो योर आंसर विल बी ए एंड सी। सो दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। मैंने ऑप्शन कुछ नहीं चेंज करे हैं, इसमें वही है जो एग्जैक्ट पूछा गया था, ठीक है। तो क्या किया है मैंने, पहले तो ये देखा कि बेसिक, अब एलिमिनेशन कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि एलिमिनेशन से तो ठीक हो जाएगा, एलिमिनेशन लगेगा तो तभी ना जब आपके बेसिक्स अच्छे होंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि इंडिया से ऊपर यूएस और चाइना है हायर एजुकेशन सिस्टम में, हाउ कैन यू अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तो लग ही नहीं पाएगा वो। तो उसके लिए आपकी बेसिक नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, देन एलिमिनेशन विल वर्क, है ना। यहाँ पर एलिमिनेट किया है और अच्छे से आंसर आ गया एकदम सामने, मगर पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया से ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। थर्ड इज रिलेटेड टू योर पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस एरिया में कैसे क्वेश्चन आते हैं एक बार देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है देखिए कंसेप्चुअल है, ठीक है। क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रमोट द इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मेजरली हम अपने एंड से बहुत सारे प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे ऐसा क्वेश्चन है। इसके अलावा देयर विल बी 100 to 200 क्वेश्चंस जो पूरी सीरीज में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ फैक्ट नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता है वो देखना चाहता है कि वेदर यू आर रीडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट केयरफुली और नॉट। कोई भी फैक्ट नहीं है, किसी भी तरीके का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं फिर से ही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पर दे देगा कि अगर कंडीशन, फॉर एन एग्जांपल कंडीशन है, कंडीशन दे देगा और उसमें बोलेगा ये पॉइंट्स है, नाउ यू हैव टू एनालाइज वेदर इट विल वर्क और नॉट, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये फैक्चुअल है, ठीक है। दूसरा वाला जो है ये फैक्चुअल है। क्या कह रहा है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड ऑन 20 दिसंबर 1953 बाय हु अमंग द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पर जो अभी हिस्टोरिकल वाला मैंने आपको दिखाया था उसको भी ध्यान में रखना है। यानी अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं मॉडर्न टाइम में, तो हमें पता होगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हु बिकेम द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन इंडिया। उनसे क्वेश्चन भी आया था, अभी दिखाऊंगा आगे, ठीक है, स्टेटमेंट थी 4। तो यहाँ पर अगर हमें ये पता है तो हम आराम से बता सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो 1953 में इनॉग्रेट हुआ था फॉर्मली, है ना। 56 में इट बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था, यानी लॉ पास करके, एक्ट पास करके उससे स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछा है कि कौन थे पर्सन। अगर हमें पता है
while we are discussing that Maulana Azad was the first education minister in India. अगर हमको ये पॉइंट पता है और हमें ये भी पता है कि उनका टर्म कब से कब तक था, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। तो टर्म जो था वो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 फैब 1958 तक था। क्वेश्चन क्या था, 53 में बना है, तो ऑब्वियसली यही होंगे, है ना। एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, वी कैन टिक द ऑप्शन, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इस पे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। स्टेटमेंट थी और इसमें से पूछा गया था कि बताओ कि नेशनल एजुकेशन डे जो है इंडिया में, मतलब ऐसे नहीं था, उसमें 4 ऑप्शन थे और थर्ड ऑप्शन में ये जो फिगर है, ये जो डेट है वो गलत दे रखी थी। उसमें 5 सितंबर है ना, जो टीचर्स डे सेलिब्रेशन होता है, उसमें एजुकेशन डे डाल रखा था। क्लियर? तो अगर आपके पास एग्जैक्ट क्लियर डेटा है, एग्जैक्ट चीजें पता है, तो आप उसमें कॉन्सेप्ट्स में लगा लोगे सारी चीजें। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू योर, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। ईयर पूछा गया है, इन विच ईयर एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कोठारी वाज सेट अप। कोठारी कमीशन कब बना था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो योर आंसर विल बी 1964। ठीक है, कोठारी कमीशन, देखो कमीशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कमीशन कमेटी, कमीशन कमेटी का मतलब ये होता है कोई हेड, अगर कोई भी कमीशन या कमेटी बनेगा तो उनके जो हेड होंगे उनके नाम पर रखा जाता है। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन कब बना था, उसने क्या रिकमेंडेशन दी, ब्रिटिशर्स टाइम में। मैंने आपसे सैडलर सार्जेंट जब मैं बता रहा था, अभी डिस्कस कर रहा था नेम उनके, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दिए कि हाउ द एजुकेशन सिस्टम विल वर्क, किस तरीके से इसको काम करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव रिकमेंडेड, और उसी के बाद गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट करा, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई भी गवर्नमेंट रही। क्लियर? सो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, ये फिर फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो मैंने अभी पीछे बोला था कि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक बार थोड़ा सा मैं इनके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं, हालांकि ये आपको लिस्ट दी जाएगी पूरी, देयर आर न्यूमरस क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे हैं, अगर सारे प्रैक्टिस करेंगे तो द क्लास विल बी बहुत लंबी चली जाएगी, ठीक है। तो मैं छोटा सा एक बता देता हूं आपको क्या कह रहा है यहाँ पर। ये कह रहा है कि which among the following are the demerits of globalization in higher education? So we have to mark this word, this keyword, that is demerit. अगर हमें demerit ध्यान से नहीं पढ़ा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें दोनों चीजें समझना है, demerit भी कह रहा है और ग्लोबल एजुकेशन भी कह रहा है, ग्लोबलाइजेशन की भी बात कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होगा कि वर्ल्ड वाइड कनेक्शन रहेगा। इंडिया का, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ऑब्वियसली, तो यूके के साथ, यूएसए के साथ, जापान, चाइना, जो भी कंट्रीज हैं और जिनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, उनके साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसे सिंक करके काम करता है, ठीक है। ये अगर कॉन्सेप्ट है तो ये ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है, और किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो प्राइवेट आपके कंपनीज में भी हो सकता है, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी हो सकता है, मगर यहाँ पर एजुकेशन है तो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। मगर डीमेरिट पूछा है, क्या होगा। फर्स्ट कह रहा है एक्सपोजर टू द ग्लोबल करिकुलम, अगर यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे या फिर बाहर के यहाँ आएंगे तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी अ एक्सपोजर ऑफ ग्लोबल करिकुलम, हमें बाहर के सिलेबस के बारे में पता चलेगा कि वहाँ कैसे बच्चे पढ़ते हैं, या फिर कौन कौन से फील्ड्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर रिसर्चेस हो रही है ना। सो इट विल बी ट्रू, इट विल बी अ काइंड ऑफ मेरिट, ठीक है। डीमेरिट तो नहीं होगा ना, ये डीमेरिट नहीं बोल सकते, ये मेरिट है। दूसरा कह रहा है प्रमोशन ऑफ इलाइटिज्म इन इंस्टीट्यूशनल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इलाइट या फिर रिच क्लास, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर जो रिच क्लास है वो प्रमोट होगी, वो एजुकेशन में ज्यादा जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग द स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये डिमेरिट है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, कोमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन। व्हाट इज कोमोडिफिकेशन? अगर देखो कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी टर्म्स, जैसे इकोनॉमिक टर्म्स हो गई, कॉमर्शियल टर्म्स हो गई, साइंटिफिक हो गई, हिस्टोरिकल हो गई, वो थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। हिंदी में अगर उसके बारे में देगा और हिंदी भी अगर अच्छी नहीं है तो भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। कोमोडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को हम कोमोडिटी बना दें। कोमोडिटी मतलब आइटम, आइटम मतलब यहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स के सेंस में हो रहा है कि हम ऐसा चीज बना देंगे जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हो चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एजुकेशन को कोमोडिटी बना दिया जाएगा। ये भी डीमेरिट है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे तो ये डीमेरिट होगा। फोर्थ कह रहा है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, यस, ठीक है। इफ देयर विल बी अ ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन, देयर विल ऑलवेज बी एन इंक्रीज इन कॉस्ट, फीस इंक्रीज होगी। विदेश पढ़ने जाएगा कोई स्टूडेंट अच्छी जगह पर तो महंगे खर्चे देने पड़ेंगे, बिकॉज द इकोनॉमी ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री डिफर्स, हर जगह की अलग अलग इकोनॉमी होती है ना।
So if you are residing in that country, particularly for an example in US, if you are residing, you have to bear the cost of US. If you are residing in UK, लंदन, तो वहाँ की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी. क्लियर? सो कॉस्ट भी बढ़ेगी. तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन में ए एंड डी ए सी. मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो ए को एलिमिनेट करना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है एक्सपोजर टू ग्लोबल करिकुलम, तो ये तो मैरिट हुआ ना, डीमेरिट नहीं है. बाकी जो तीनों चीजें हमने देखी वो एक तरीके से नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा है, डीमेरिट की बात कर रहा है ना. सो आई हैव टू एलिमिनेट द फर्स्ट एंड द फर्स्ट. एक ही सही आंसर आ गया, मगर फिर भी अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं होते हैं, सो वी हैव टू सी द ऑल ऑप्शन. ऐसा नहीं है कि एक ही पे करके कर देंगे ना, ऑप्शन को ध्यान से देखना होता है. आंसर आ जाता तो ठीक है, और नहीं आता तो फिर ऐसे हम कर सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज द थिंग, दिस इज द आप कि किस तरीके से हमें करना है. नाउ एक शॉर्ट में आपको अप्रोच बता देता हूँ कि व्हाट आर द अप्रोच व्हिच वी आर गोइंग टू फॉलो. देयर विल बी 5 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन से. हर एक सेक्शन के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल अप्रोच बता रहा हूँ. अभी मैंने हायर एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया, मगर जितनी भी यूनिट्स हैं 10 की 10 यूनिट्स हम उसी तरीके से करेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या है, जो भी 5 क्वेश्चंस आने हैं, हमें ये देखना है कि 5 में से एटलीस्ट 4 हमारे एनी हाउ ठीक हो. मैं एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ, 5 में से 5 भी स्टूडेंट्स के ठीक होते हैं. ठीक है, कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं है कि विच इज नॉट फीसेबल है ना, जो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, होते हैं. ठीक है, कई सारे एरियाज में होता है. हायर एजुकेशन हो गया, जिनका मैथ्स अच्छा है वो मैथ्स में पूरे लेके आते हैं, डीआई में पूरे लेके आते हैं, रीजनिंग में लेके आते हैं. ठीक है, अगर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथ्स, दे कैन बैलेंस देयर परफॉर्मेंस इन दीज एरियाज. अगर इसमें कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा ना, अच्छी बात है, उसमें बैलेंस हो जाएगा. फिर ये है, बट we are going to provide you around 100 to 200 MCQ, because MCQ का क्या फायदा होता है. In order to increase your objectivity, it is very important to practice more and more MCQ. जितना ज्यादा आप करोगे, ऐसे नहीं रफ नहीं करना है. ठीक है, कि मान लो MCQ कहीं से उठा लिया और स्टिक करने बैठ गया, वो काम नहीं करेगा. पहले पढ़ना है, फिर MCQ करना है. जैसे मान लीजिए हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, टॉपिक खत्म होने के बाद ही इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एमसीक्यूज के. अभी प्रैक्टिस कर लो. ठीक है, उस हमारे माइंड में क्या होता है, वो सारी चीजें एकदम दोबारा से फिर लाइन अप होने लगती हैं, और फिर लास्ट में आप जब एग्जाम से पहले जाओगे, ओनली यू हैव टू ब्रश अप योर नॉलेज. जो भी आपने पढ़ा है आप उन एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस कर सकते हो अलॉन्ग विद योर नोट्स, है ना. नोट्स रख के और उसको करोगे, यू मे फाइंड दैट द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल डायरेक्टली कम इन फ्रॉम द क्लासेस ओनली. 5 सवाल करने हैं, 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट वहीं से दिखेंगे. ठीक है, सो दिस इज द थिंग, दिस इज द अप्रोच. एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन कॉन्टेक्ट अस. थैंक यू.